भैरवपुर नाम तो आपने सुना नहीं होगा और शायद अब सुने बिना, क्योंकि इस गांव का नाम लेने से भी लोग डरते हैं। कई सालों से ये गांव नक्शे से गायब है, रास्तों से मिटा दिया गया है। कोई इसे श्रापित कहता है, कोई मृतकों का बसेरा, लेकिन सच क्या है वो सिर्फ वो 4 लोग जानते हैं जो एक बार वहां गए थे और शायद कभी वापस नहीं आए। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा के पास एक जंगलों से घिरी जगह है, धौलगढ़ रेंज। पुरानी लोक कथाओं में कहा जाता है कि वहाँ एक गांव था, भैरवपुर। सरकारी दस्तावेजों में उसका कोई नाम नहीं है, लेकिन आसपास के गांव के लोग आज भी उसके बारे में फुसफुसाते हैं। कहते हैं रात के बाद अगर कोई उस दिशा में गया तो कभी नहीं लौटा। एक समय था जब भैरवपुर भी एक आम गांव था, हरा भरा और शांत। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो आज भी उस जमीन को कांपने पर मजबूर कर देता है। कहते हैं वहाँ एक पुराना खंडहर है, भैरव महादेव का मंदिर। लेकिन वो मंदिर अब पूजा के लिए नहीं, तंत्र की साधनाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके अंदर आज भी एक जागृत मूर्ति है जो हर अमावस को बलिदान मांगती है, और जो नहीं देता वह खुद बलि बन जाता है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक कैमरे से और 4 दोस्तों से। ये चारों YouTube के लिए हॉरर डॉक्यूमेंट्रीज बनाते थे। फॉलोअर्स के पीछे भागते भागते उन्होंने वह गलती कर दी जो कोई नहीं करता, भैरवपुर के बारे में डॉक्यूमेंट्री बनाने की। उन्होंने सोचा था कि यह गांव सिर्फ एक लोक कथा है, पर किस्मत ने उन्हें उस लोक कथा का हिस्सा बना दिया। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि उन चारों के साथ क्या हुआ, भैरवपुर की सच्चाई क्या है और क्या आज भी वहाँ कुछ जिंदा है, तो इस डरावनी यात्रा में हमारे साथ जुड़िए। सब्सक्राइब कीजिए शैतानी FM को, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके शहर से हो। ये बात है दिसंबर 2023 की। सर्दियाँ अपने पूरे शबाब पर थी। दिल्ली में बैठकर 4 दोस्त, आशुतोष, करण, विभांगी और रिया, अपने YouTube चैनल के लिए एक नई और असली डरावनी लोकेशन की तलाश कर रहे थे। आशुतोष लैपटॉप पर कुछ टाइप करता है और अचानक उसकी आंखें स्क्रीन पर टिक जाती है। आशुतोष, गाइस देखो ये क्या है, एक ब्लॉग, शापित गांव की सच्ची कहानियाँ। और ये रहा भैरवपुर। करण, भैरवपुर ये कहाँ है भाई, कभी सुना नहीं। विभांगी, ना ही गूगल मैप पर है और ब्लॉग में लिखा है वहाँ अब कोई नहीं रहता, मगर जो वहाँ गया वापस नहीं आया। रिया, ऐसी जगह पर शूट करना थोड़ा ज़्यादा रिस्की नहीं है? पर इन चारों को डर का नहीं, कंटेंट का जुनून था, और ये जुनून उन्हें ले चला उस जगह की ओर जो इतिहास के पन्नों से नहीं बल्कि अधूरी आत्माओं की चीख से जानी जाती थी। उनके पास एक प्लान था, एक डॉक्यूमेंट्री शूट करना। जो नहीं था वो था अंदाज़ा कि कैमरे के सामने जो दिखेगा वो सिर्फ भूत नहीं, उनके अपने डर होंगे। ब्लॉग का लिंक खुल चुका था। उसके पन्नों पर एक पुरानी धुंधली तस्वीर थी, एक वीरान गांव, टूटी फूटी हवेली और एक काली पगडंडी जो सीधे एक मंदिर की ओर जाती थी। उसके नीचे लिखा था भैरवपुर, जहां भगवान भी डरते हैं कदम रखने से। करण, भगवान भी डरते हैं भाई, ये तो कुछ ज़्यादा ही फिल्मी लग रहा है। रिया, नहीं करण, ये देखो इस ब्लॉग में एक सर्वाइवर का जिक्र है, नाम है मोहनलाल शर्मा। उसने लिखा है कि सालों पहले जो अपनी टीम के साथ वहाँ डॉक्यूमेंट्री शूट करने गया था, बस वही अकेला लौटा है,
बाकी सब गायब हो गए। पुरानी रिकॉर्डिंग से आवाज, भैरवपुर में रात होती नहीं, वहां अंधेरा उतरता है और अंधेरे में कुछ चलता है, सांस लेता है और देखता है हम सबको। विभांगी, हमारे लिए परफेक्ट लोकेशन है, लेकिन हमें वहां ऐसे नहीं जाना चाहिए। पहले अच्छे से रिसर्च करनी होगी। आशुतोष, मैं reddit.कोहरा में चेक करता हूँ। यहाँ कुछ थ्रेड्स है जिसमें लिखा है भैरवपुर ब्रिटिश एरा में एक तांत्रिक केंद्र था जहाँ बलि दी जाती थी, और कुछ लोकल्स कहते हैं कि वहाँ आज भी एक महिला की आत्मा भानुमति, बड़ा अजीब सा नाम है, हर अमावस्या की रात तंत्र साधना करती दिखती है। जितना ये जान रहे थे उतना ही डर भीतर पनपने लगा था, मगर कैमरा, क्यूरियोसिटी और कंटेंट, इन तीनों चीज़ों की भूख डर पर भारी पड़ रही थी। रिया, या हमें सच में वहाँ जाना चाहिए? कहीं ऐसा ना हो कि हम भी। विभांगी, रिया, हम डर के लिए ही तो जा रहे हैं ना, डर के उस पहलू को देखने जो अब तक सिर्फ कहानियों में था। अब उसे सच में रिकॉर्ड करना है। और बस उसी रात चारों ने तय कर लिया भैरवपुर चलेंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो गांव सिर्फ डरावना नहीं, जिंदा भी है। हर आहट, हर फुसफुसाहट है वहाँ कोई सुनता है। शूट से ठीक एक दिन पहले जब वो चारों भैरवपुर की ओर निकलने की तैयारी कर रहे थे, करण ने एक बात बताई। इंटरनेट पर एक नाम बार बार सामने आ रहा था, मोहनलाल शर्मा, वही आदमी जो भैरवपुर से जिंदा लौटने वाला अकेला इंसान था। उसका जिक्र किसी पुराने ब्लॉग में था। लिखा था कि वो अब शहर के पुराने हिस्से में एक खंडहर जैसे मकान में अपने बेटे के साथ रहता है। बेटा कोई 18 से 20 साल का होगा, लेकिन उसका जिक्र बहुत कम होता है। शायद किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की। वे चल पड़े एक अजीब डर और उम्मीद के साथ, क्योंकि अगर कोई सच जानता था तो वो था मोहन लाल शर्मा। पुराने खंडहर जैसे मकान पर जब उसने दस्तक दी, दरवाज़ा धीरे धीरे चरमराता हुआ खुला। सामने जो आया वो एक झुकी हुई काया थी, सफ़ेद बाल, पथराई हुई आंखें, कांपते होठ, जैसे किसी ने उसकी आत्मा निकाल ली हो। मोहनलाल धीरे कपकपाती आवाज में, तुम लोग भैरवपुर जा रहे हो? करण, जी हाँ, एक डॉक्यूमेंट्री शूट करनी है। मोहनलाल अचानक दहाड़ते हुए, पागल हो गए हो क्या? वहाँ मौत है, वहाँ कुछ और है जो इंसान नहीं है। मोहनलाल ने उन्हें अंदर बुला लिया। कमरे में घना अंधेरा था, सिर्फ एक लाल बल्ब की मध्यम रोशनी जल रही थी। कोने में पुराने कैमरे, धूल से ढकी किताबें और एक कोना जहां उसका बेटा खड़ा था, चुपचाप। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक अजीब थकावट थी, जैसे वो अपने पिता के डर से थक चुका हो। मोहनलाल का बेटा धीमे स्वर में, पापा हर रात चिल्लाते हैं, कहते हैं वो औरत वापस आ रही है। कभी कभी नींद में चलने भी लगते हैं और हर बार एक ही नाम लेते हैं, भानुमति। मोहनलाल ने एक पुराना कैमरा उठाया और उसे देखते हुए बुदबुदाने लगा, जैसे वो उन क्षणों को फिर से जी रहा हो। मोहनलाल धीरे धीरे कपकपाते स्वर में, हम भी 5 लोग थे, मेरा कैमरा, मेरी टीम, मेरी जिंदगी। सूरज डूब रहा था और हम गांव की सीमा के पार गए थे, और उसी रात किसी ने एक एक करके सबको ले लिया। रिया, ले लिया? कौन? मोहनलाल धीरे से, जैसे फुसफुसा रहा हो, वो दिखती है इंसान जैसी, पर नहीं है। उसके बाल जमीन पर रेंगते हैं,
आवाज हमेशा उस दिशा से आती है जिधर वो नहीं होती, और उसकी आंखें नीली नहीं, काली नहीं, जलती हुई, जैसे किसी ने आग से भरी हो। वो हमारे पीछे थी, कैमरे में नहीं, पर कैमरे के पार। साउंड रिकॉर्डर में उसकी हंसी थी, हंसी नहीं, एक भूखी आत्मा की चीखती हुई मस्ती। वो मेरे दोस्तों को नहीं मारी, उसने उन्हें निगल लिया और मुझे छोड़ दिया, शायद इसलिए ताकि मैं दूसरों को डराऊं या बुलाऊं। मोहनलाल की आंखें फटी रह गई थी, जैसे कोई पुरानी दबी हुई आत्मा फिर से जाग गई हो। वो एक पल सबकी तरफ देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसके कदम भारी थे, जैसे जमीन उसे रोक रही हो, या शायद कमरा उसे खींच रहा हो। कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ। सब दोस्त हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे, और तभी मोहन का बेटा बोला। उसकी आवाज़ कांप रही थी। पापा कई बार ऐसा कर चुके हैं। हर बार भैरवपुर की बात होती है तो कुछ उनके अंदर जाग जाता है। वो कहते हैं भानुमति अब भी जिंदा है, दीवारों में, लकड़ी में, उनकी सांसों में। वो कहते हैं अगर कोई उसका नाम जोर से ले ले तो उसकी आंखों से खून बहने लगता है, और अगर कोई उसके गांव की तरफ जाने लगे तो। तभी कमरे के अंदर से एक ऐसी चीख सुनाई दी जो इंसानी नहीं थी। चीख कांपती हुई, फुसफुसाती हुई, इतनी ज़्यादा भयानक जैसे किसी ने गले से आत्मा खींच ली हो। सबके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। बेटा चीख कर कमरे की तरफ दौड़ पड़ा। सभी दोस्त उसके पीछे पीछे भागे। दरवाज़ा खुला और सामने जो था उसने सभी की रूह थाम दी। कमरे की दीवार पर खून से बना हुआ एक चित्र था। लंबे रेंगते हुए बाल, फटे होठ, आधा जला चेहरा और दो लाल आंखें जो सीधे देखने वाले के सीने में उतर जाए। चित्र की आंखों से खून की धाराएं बह रही थी, मानो वो चित्र नहीं, खुद भानुमति वहाँ खड़ी हो। कमरे में हर जगह दीवार पर कुछ मंत्र खुदे हुए थे, अजीब सी लिपि में, लेकिन हर एक के नीचे एक चेतावनी खून से लिखी थी। जो आवाज़ें नहीं सुनता वो जिंदा नहीं बचता, जो उसकी तरफ जाता है वो वापस नहीं आता। और तभी कोने में मोहनलाल दिखाई दिया, ज़मीन पर अपने सामने शीशे के टुकड़े रखे हुए। उसका चेहरा पसीने और आंसुओं से भीगा हुआ था और होठ बुदबुदा रहे थे। वो लौट आई है, इस बार कोई नहीं बचेगा। मैंने उसकी नींद तोड़ी है, अब मुझे वापस देना होगा। बेटा जोर से चिल्लाया। नहीं पापा, ऐसा मत करो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मोहन ने एक मंत्र जोर से बोला। उसके चेहरे पर अब ना डर था न पछतावा, सुनसान शांति थी, जैसे वो किसी सज़ा को कबूल रहा हो। मोहनलाल ने शीशे का सबसे तेज सिरा उठाया और अपने गर्दन पर धीरे से रखा, और फिर धीरे धीरे अपने गले को रेतने लगा। खून की धाराएं फेंकाने लगी, शरीर कांपने लगा। एक झटका लिया और फिर घुटने पर आ गिरा। खून पूरे फर्श में फैलता गया। उसकी आंखें अब भी खुली थी,
लेकिन वो अब उस चित्र को नहीं देख रही थी। वो किसी और दिशा में देख रही थी। बेटा जोर जोर से सिसक रहा था। रिया और विभांगी दीवार से चिपकी कांप रही थी। आशुतोष और करण के हाथ थरथरा रहे थे। मोहनलाल अब नहीं था, पर उसकी कहानी, उसकी चीख और वो अदृश्य छाया जो उस घर में अब भी थी, भैरवपुर की ओर बढ़ते हुए कदमों के साथ उसके और पास आ रही थी। मोहनलाल की आत्महत्या के बाद सब कुछ सन्नाटे में डूब गया था। कमरे की दीवारें अब भी कांपती लग रही थी और खून की वो आकृति अब भी वहीं थी। कुछ देर कोई कुछ नहीं बोला। फिर बाहर के बरामदे में चारों दोस्त बैठे थे। उनकी सांसें तेज थी, चेहरे पर पसीना और आंखों में अनकहा डर। विभांगी ने कांपती आवाज में कहा, मुझे नहीं लगता हमें ये डॉक्यूमेंट्री करनी चाहिए। ये असली है और जानलेवा भी। आशुतोष गहरी सांस लेकर, या फिर मोहनलाल सच में पागल हो गया था। शायद उसके दिमाग में कुछ था। करण झल्ला गया। पागल? किसी पागल को खून से दीवार पर चेहरा बनाना आता है? किसी पागल को तंत्र मंत्र आते हैं? वो मंत्र, वो भाषा, वो आंखें? नहीं यार। रिया की आवाज रुंध गई थी। उसने जो किया वो किसी और के इशारे पर किया है। उसकी आत्मा उसकी नहीं थी। तभी पीछे से मोहन का बेटा सामने आया। उसकी आंखें लाल थी, लेकिन अब रो नहीं रहा था। उसके हाथ में एक पुराना जले हुए किनारों वाला कपड़ा था। उसमें कुछ बंधा हुआ था। वो चुपचाप उनके सामने बैठा और वो कपड़ा खोलकर उनकी तरफ बढ़ा। ये पापा की डायरी है। उन्होंने मुझसे कहा था अगर कभी ऐसा कुछ हो तो ये उन लोगों को दे देना जो भैरवपुर जाने की सोच रहे हो। चारों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा। डायरी भारी थी, पुरानी जिल्द, जैसे बरसों से छुपा कर रखी हुई हो, काले धागे से बंधी हुई, और उस पर लाल शाही से कुछ लिखा था, जो सच्चाई से मुंह मोड़ेगा वो सबसे पहले मरेगा। घर लौटने के बाद चारों ने डायरी को एक टेबल पर रखा। कमरे की लाइट धीमी कर दी गई। माहौल जैसे खुद डर से कांप रहा था। आशुतोष ने धागा खोला। पहला पन्ना। कुछ बेतरतीब रेखाएं थी, जैसे किसी ने नींद में खींची हो। दूसरे पन्ने पर एक नक्शा, भैरवपुर का हाथ से बना नक्शा, लेकिन गांव के बीचों बीच एक लाल गोला बना था और उस पर लिखा था, यहाँ मत जाना। तीसरे पन्ने में तारीखें थी, मौत की तारीखें नाम के साथ, और आखिरी नाम मोहनलाल शर्मा, बिना तारीख के। रिया फुसफुसाई, उसने पहले ही अपनी मौत दर्ज कर रखी थी। विभांगी पन्ने पलटती गई। कुछ पन्नों पर सिर्फ अजीब से शब्द थे, संस्कृत जैसे, लेकिन तोड़े मरोड़े हुए। लेकिन बीच में एक पन्ना, यहाँ लिखा था, भानुमति की आत्मा जलने से मरी नहीं, वो अधजली रह गई। जिसने भी उसे देखा उसने या तो खुद को मार लिया या अपने ही लोगों को। भैरवपुर अब गांव नहीं, एक दरवाज़ा है जिसने एक बार खोला वो फिर कभी बंद नहीं होता। गहरा सन्नाटा छा गया। धीरे धीरे सबकी नज़र एक दूसरे से मिली। करण ने धीरे से कहा, हमें जाना चाहिए। इस डायरी में कुछ हमें समझ नहीं आया, लेकिन कुछ हमें खींच रहा है। विभांगी कांपते हुए बोली, अगर भानुमति सच है, अधजली आत्मा है, तो उसे जलाने वाला कौन था? आशुतोष ने डायरी बंद की। पता लगाने के लिए हमें वहां जाना होगा, उसी जगह, उसी दरवाजे तक। अगली सुबह चारों के बैग पैक थे। डायरी को कपड़े में लपेटकर एक बैग के अंदर रख दिया गया था, जैसे वो अब एक जिंदा चीज़ हो। गाड़ी तैयार थी और जब उन्होंने दिल्ली की सीमा पार की
तो विभांगी ने पीछे मुड़कर देखा और धीरे से बोली, अब जो जानेंगे उससे शायद कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। भैरवपुर की ओर बढ़ते वक्त रास्ते में एक छोटा सा मोड़ आया। गूगल मैप में दिखा पास के गांव गिरधरपुर में एक पुलिस थाना है। अगर कुछ हुआ तो यही सोचकर चारों दोस्तों ने फैसला किया कि कम से कम पुलिस को बता दिया जाए कि वे कहाँ जा रहे हैं। गिरधरपुर का थाना छोटा लेकिन व्यवस्थित था। अंदर एक इंस्पेक्टर बैठा था, लगभग 40-45 साल का, गंभीर चेहरा लेकिन आंखों में ईमानदारी और हिम्मत साफ झलक रही थी। उसका नाम था हर्षवर्धन त्रिपाठी। चारों ने बताया कि वह भैरवपुर जा रहे हैं एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए। इंस्पेक्टर कुछ कहता, उससे पहले ही पास में खड़ा हवलदार यादव अचानक आगे बढ़ा। सर, भैरवपुर? उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। मैं उसी तरफ के गांव का रहने वाला हूँ, हवलदार यादव ने कांपती आवाज में कहा। और मैं इनसे कहना चाहूँगा कि ये लोग उस गांव में ना जाए। भैरवपुर एक आम गांव नहीं है। वो बोलता गया, बचपन से सुनता आया हूँ, वहाँ कुछ ऐसा है जो इंसानों का नहीं है। कई लोग गए, लौटे ही नहीं, और जो लौटे वो इंसान जैसे नहीं रहे। करण ने पूछा, सर आप यकीन करते हैं इन बातों में? इंस्पेक्टर त्रिपाठी का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। मैं तर्कवादी हूँ, लेकिन हमारे रिकॉर्ड्स में भैरवपुर से जुड़े बहुत सारे केसेस हैं। लापता, मानसिक असंतुलन और अज्ञात शव जो कभी पहचाने नहीं गए। हमने एक्शन भी लिया, लेकिन गांव वाले कुछ नहीं बोलते। उनके चेहरे पर एक डर है जो सिर्फ कहानी में नहीं, उनकी आंखों में भी दिखाई देता है। हवलदार यादव ने चीखते हुए कहा, वो खा जाता है लोगों को। हवलदार यादव के इन शब्दों ने माहौल को और भी गंभीर कर दिया था। उसी वक्त एक बूढ़ा हवलदार, थका हुआ चेहरा, डरी हुई आंखें, धीरे से बोलना शुरू करता है। धनेपुर, उसने नाम लिया, जो भैरवपुर के पीछे एक वीरान इलाका है। 4 साल पहले एक परिवार वहां रहने आया था। पति, पत्नी और 7 साल की बेटी। शुरुआत में तो सब ठीक था, लेकिन फिर बच्ची को रात में कुछ दिखने लगा। वो आदमी मुझे देखता है, उसकी आंखें लाल हैं, वो पेड़ से उल्टा लटका रहता है, यही कहती थी वो बच्ची। कुछ दिनों में उसकी आंखों के नीचे नीले निशान दिखने लगे। अचानक से फिर एक रात पूरी बस्ती जाग गई। औरत की चीख जोर जोर से गूंज रही थी। लोग दौड़े, दरवाजा तोड़ा, और जो देखा वो देखकर उनकी रूह कांप गई। बेटी की गर्दन उल्टी मुड़ी हुई थी, आंखें बाहर निकली हुई थी, और बाप हवा में लटक रहा था। कोई रस्सी नहीं, सिर्फ हवा, जैसे किसी ने उसे ऊपर से पकड़ रखा हो। औरत जिंदा थी मगर पागल हो चुकी थी। दीवार पर खून से लिखा हुआ था, भैरवपुर के रक्षक जाग चुके हैं। उसके बाद वहां कोई नहीं गया। भैरवपुर तो पहले से ही श्रापित था, लेकिन जो उससे जुड़ा है वो आज भी जिंदा है और देखने वालों को खींचता है। थाने में सन्नाटा फैल गया। इंस्पेक्टर त्रिपाठी ने कुछ देर सोचा और फिर अपना कार्ड निकाला और उन दोस्तों को दे दिया। मैं आपको रोक नहीं सकता, लेकिन कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर कॉल करना। एक और बात, रात को गांव के अंदर मत रुकना, और अगर रुकना ही पड़े तो मंदिर की दीवारों से दूर रहना। रिया ने पूछा, क्यों? इंस्पेक्टर त्रिपाठी ने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि वहां जो बैठा है
वो भगवान नहीं है। चारों दोस्त एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर वो धीरे से बाहर निकल गए। लेकिन अब भैरवपुर सिर्फ एक रहस्यमयी जगह नहीं रह गई थी। अब वहां जाना मतलब था अंधेरे के मुंह में कदम रखना। और अब बस एक सवाल बचा था, क्या वो लौट पाएंगे? अभी तक आपने जो सुना वो सिर्फ एक दरार थी उस भयानक सच्चाई की जो भैरवपुर में छिपी है। वो गांव अब उन्हें बुला रहा है, धीरे धीरे उनकी सांसों में उतरता जा रहा है। लेकिन असली खेल अब शुरू होगा जब वो गांव में कदम रखेंगे। क्या वे सब कुछ रिकॉर्ड कर पाएंगे या फिर वो खुद इस कहानी का हिस्सा बन जाएंगे? अगर आप जानना चाहते हैं कि भैरवपुर में उनका क्या अंजाम होता है तो अगला भाग मिस मत कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए, क्योंकि अगली बार जब ये कहानी बजेगी तो भैरवपुर खुद आपसे बात करेगा। तैयार रहिए, क्योंकि अगला पार्ट आपकी धड़कनें बढ़ाने वाला है। कमिंग सून ऑन शैतानी FM।